हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की क्लास 19 के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी जो क्लास है 19वीं क्लास है मैथ की। इससे पहले हम 18 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। उसका नाम है वर्गमूल तथा घनमूल, और ये वर्गमूल तथा घनमूल का पहला भाग होगा। यानी कि ये इस चैप्टर की शुरुआत है। ये इस चैप्टर का पहला भाग है। और इसको इंग्लिश में वर्गमूल को बोला जाता है स्क्वायर रूट, और घनमूल को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है क्यूब रूट। सबसे पहले हम कुछ इस चैप्टर की बेसिक बातें सीखेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीजें जो कि चैप्टर का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको बेसिक अच्छे से पता होगा किसी भी चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपको उस चैप्टर की बेसिक बातें पता नहीं होगी, तो फिर आप उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह वर्ग संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ग संख्या के बारे में। तो वर्ग संख्या हमारी क्या होती है? अगर मान लो कोई एक नंबर है, मान लो x कोई एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है x से। x को x से गुणा किया जा रहा है, तो x को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा? x की स्क्वायर। तो कोई भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा, जैसे 5 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25। तो जो 5 का वर्ग है, 5 की जो स्क्वायर है वह हो जाएगी 25। इस प्रकार से वर्ग वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो ये होती है वर्ग संख्या, यानी कि उसी नंबर को अगर हम उसी नंबर से वापस गुणा करते हैं सेम नंबर से, तो वो हमारा होता है वर्ग। इसके बाद में दोस्तों, जब हमारी वास्तविक संख्याएं होती है उनका वर्ग हमेशा ऋणात्मक नहीं होता। यानी कि वह नेगेटिव में कभी कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। कोई भी जो वास्तविक संख्याओं का आप वर्ग करोगे, यानी कि संख्या अगर वास्तविक है, यानी कि कोई भी जैसे नंबर है, मान लो हमारे पास यहाँ नंबर आ गया 6 आ गया। अब 6 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ रहा है 36, यानी कि 36। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो फिर अगर आप -6 का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। यानी कि -6 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो आएगा 36। तो इन दोनों का आंसर आएगा वो सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, अगर प्लस की संख्या को अगर आप स्क्वायर करो या माइनस की संख्या का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद यानी कि वर्ग करने के बाद आंसर हमारा जो उत्तर होता है वह हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी कि इस वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि धनात्मक ही आता है, ऋणात्मक नहीं आता। जैसे आप 6 को स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब आप 6 को 6 से गुणा कर रहे हो। अगर आप -6 की स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि -6 को आप -6 से गुणा कर रहे हो। तो जब भी दो माइनस की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है, तो वे संख्याएं प्लस की हो जाती हैं, यानी कि प्लस का 36 हमारा आंसर हो जाता है। कुछ साइन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि गुणा के अंदर साइन किस प्रकार से चेंज होते हैं। वैसे तो जब हमने बेसिक बातें, जो बेसिक नॉलेज के चैप्टर सीखे थे शुरुआत की 2-3 क्लासों के अंदर मैथ में, उसमें हमने डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से ये साइन लगते हैं। लेकिन फिर आपको दोबारा बताते हैं। जैसे गुणा के अंदर मान लो कोई आपके दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो एक नंबर आपका है ए, ये है प्लस का, और दूसरा नंबर है बी, ये भी क्या है? प्लस का। तो जो आपका आंसर आएगा गुणा के अंदर वो ए बी आएगा प्लस का। यानी कि इन दोनों को अगर आप गुणा कर रहे हो, एक प्लस की संख्या है ए और उसका गुणा फिर प्लस की संख्या बी से कर रहे हो, तो आपका आंसर आएगा ए बी, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसके बाद अगर आप दोनों संख्याएं माइनस की हैं, -1 गुणा कर रहे हो -b, यानी कि दोनों संख्याओं के आगे माइनस है, तो आपका आंसर ए बी फिर प्लस का आएगा। यानी कि फिर भी आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर निशान सेम है तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। अगर एक संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की संख्या से अगर आप गुणा कर रहे हो, तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का ए बी आएगा। अगर पहले वाली संख्या प्लस की है, पहले वाली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तब भी हमारा आंसर माइनस ए बी आएगा। यानी कि हमारी दोनों संख्याओं में से अगर एक संख्या माइनस की हुई, एक प्लस की, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा।
बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस चीज को देखो वैसे रटना नहीं है, आपको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी जो साइन है, चिन्ह है, वो निशान अगर दोनों सेम है तो पॉजिटिव आता है आंसर, अदरवाइज नेगेटिव आता है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझोगे तो फिर आपको ये चीजें याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोनों साइन अगर प्लस के हैं तो आपका आंसर प्लस का ही आएगा, दोनों साइन अगर दोनों माइनस के हैं तो आपका आंसर प्लस का आएगा। यानी कि दोनों सेम निशान होने पे आपका आंसर प्लस का आता है हमेशा, और एक निशान दोनों में से अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा गुणा के अंदर। ये मेथड होता है दोस्तों सभी साइंस का। वैसे ये बेसिक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेकंड दूसरी बार बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी पहले वाली क्लास में, जो शुरुआत की बेसिक नॉलेज की क्लास से थी मैथ की, उन उसमें ये चीज अच्छे से बताई गई है कि किस प्रकार से इन चीजों के साइन लगते हैं, चिन्ह लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे कुछ और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है हमारी। तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, जो ये साइन होता है, एक चीज और बताते हैं आपको। इसके अंदर क्या है कि जैसे वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि हम पहले बात करेंगे वर्गमूल के बारे में, और उसके बाद में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे आगे घनमूल के बारे में। तो पहले जो वर्गमूल होता है, इसके अंदर जो साइन होता है, यानी कि जो ये हमारा वर्गमूल है, इसका ये साइन होता है इस प्रकार से, अंडरूट लगा होता है, इसको अंडरूट बोलते हैं ये साइन है। यानी कि इसके अंदर अगर 25 लिखा है, इसका मतलब 25 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 5। तो ये जो साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं, वर्गमूल का ये निशान होता है। और अगर यहाँ दो लगा हो, यहाँ छोटा सा एक दो लगा दिया जाता है, तो कई बार तो दो लगा के इस अंडरवुड के साइन को लगाया जाता है, तब भी हम वर्गमूल की बात कर रहे होते हैं। अगर यहाँ 3 लगा हो तो फिर हम घनमूल की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके थर्ड रूट की आगे बात की जा रही है। तो ज्यादातर 2 और 3 ही लगाए जाते हैं, दो को कई बार लिखा नहीं जाता। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको सीधा अंडरूट में ही लिखा मिलेगा, जैसे अंडरूट 36 लिखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। यानी कि 6 को 6 से गुणा किया तो हमारे पास 36 आंसर आया। तो यहाँ अगर 2 लिखा हो या फिर 2 ना लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट बुक्स के अंदर यहाँ 2 नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तब भी उसका मतलब है वर्गमूल। अगर मान लो ऐसे यहाँ 125 लिखा जाए और उसके ऊपर अंडरूट लगा दिया जाए और यहाँ पे 3 लिखा जाए, इसका मतलब 125 की हमें क्यूब निकालनी है, यानी कि घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 5। यानी कि 5 का जो क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। तो यहाँ 3 लिखा जाए तब तो बात होती है घनमूल की, यानी कि क्यूब रूट की। अगर यहाँ पे 2 लिखा जाए तब बात होती है हमारी स्क्वायर रूट की, यानी कि वर्गमूल की। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, किस प्रकार से इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए कुछ बातों की जरूरी होती है, जैसे हम कुछ संख्या को देख के बता सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, कि अगर संख्या के अंत में, मान लो कोई संख्या है, अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में आपको 2 लिखा मिले, 3 लिखा मिले, 7 या फिर 8, 2, 3, 7 व 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो हो तो वह वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 व 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे आप मान लो 1 का स्क्वायर करो, 1 का वर्ग करोगे तो आपके पास आएगा 1, यानी कि 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। अब आप 2 की स्क्वायर कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 4, यानी कि 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया। अब आप 3 की स्क्वायर कर रहे हो तो ये आता है 9, यानी कि 3 को 3 से गुणा किया, ये आया 9।
अगर आप 4 को स्क्वायर कर रहे हो तो ये आएगा आपके पास 16, यानी कि 4 को 4 से गुणा कर रहे हो। अब होता यह है दोस्तों कि जब भी किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसके अंत में 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। अगर आप इसका वर्ग करके देखोगे, देखो 5, 6, 7, 8 और 9, फिर 0 यानी कि 10। इसके बाद में तो नंबर जो भी अंक होते हैं वे हमारे यही होते हैं, 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। इसके अलावा तो कोई नंबर और अंक होता नहीं है। अगर इसकी स्क्वायर आप सभी नंबर्स की स्क्वायर करोगे 10 तक, तो आप देखो यहाँ 5 की 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 की 64, 9 का 81 और 10 की 100। अगर आप देखोगे ध्यान से इन सभी के जो अंतिम अंक हैं, 1, 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, 4, 1, 0, सभी में अंत में यही अंक आए हैं। इसी अगर आप वर्ग करने के बाद में देखोगे तो किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आपको नहीं मिलेगा। यहाँ अगर इस लाइन में देखोगे तो आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी अंक यहाँ अंतिम अंक देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब यह है, अगर आप संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 लिखा होता है किसी भी संख्या के अंत में, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 12, अब यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जब आप इसका अंडरूट निकालोगे तो इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। वैसे तो हर संख्या का कोई ना कोई मान होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप 12 का अंडरूट निकालोगे तो इसका कोई भी वैल्यू यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। जैसे हम 36 का निकालें तो 36 का फिक्स हो जाएगा 6। अब इसका जो अंडरूट होगा वह 4। अगर आप 16 का निकालोगे तो 16 का आ जाएगा 4। 16 का कितना आएगा? 4। तो 12 का एग्जैक्ट नहीं आएगा, 12 का 4 से कम आएगा तो 3 पॉइंट आगे कुछ समथिंग आएगा, तो इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं निकाला जाता, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी कि पूरा वर्ग अच्छे से इसका निकलता नहीं है। इसलिए इसको जिन जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आप देखो यहाँ इसके अंत में 2 है, इसलिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से 36 वाली पूर्ण वर्ग है, 16 का 4 हो जाएगा। तो ये चीज होती है दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 लिखा मिले, आपको अंतिम अंक देखना है, सिर्फ अंतिम लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक अगर 2, 3 या 7, 8 में से कोई भी एक अंक है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यानी कि अगर शून्यों की संख्या, यानी कि जीरो, जीरो अगर कोई विषम आ रहे हैं कोई भी संख्या के अंत में, तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो, विषम हो यानी कि ओड हो, तो वह भी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये मेथड है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अगर 2, 3, 7, 8 आता है। और अगर शून्यों की संख्या विषम आ रही है तब भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक संख्या लिखी 1000, तो जो 1000 ये संख्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अगर आप 1000 का अंडरूट निकालोगे तो 1000 का अंडरूट एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, 1000 का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो यानी कि घनमूल निकाल रहे हो, फिर तो आएगा घनमूल आपका 10। क्योंकि अगर आप 10 को 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास 1000 मिलेगा, क्योंकि घनों के अंदर हम 3 बार गुणा करते हैं और वर्ग के अंदर हम 2 बार गुणा करते हैं। तो अगर 1000 का आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल आप एकदम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन 1000 का घनमूल 10 होता है। 1000 का घनमूल 10 होता है। अब आप इसमें शून्यों की संख्या देखोगे, जीरो की संख्या देखोगे, तो जीरो हमारी कितनी है? 3 है। अगर किसी भी संख्या के अंदर अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं, ये है हमारा दूसरा रूल। अब आप 1000 को देखो, या फिर आप जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने 5 जीरो लगा दी। अब 5 जीरो लगा दी इसके आगे, तो अब भी यह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या यहाँ क्या है? विषम है। शून्यों की संख्या हमेशा सम में होनी चाहिए, तभी उसका कुछ ना कुछ आंसर। जैसे यहाँ 100 है, 100 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा?
10 आएगा। 10 को 10 से गुणा किया 100 आया, यानी कि शून्यों की संख्या क्या है, 2 है। तो दो संख्या हमारी शून्यों की सम है, इसलिए इसका वर्ग निकलेगा। अब 1000 का नहीं निकलेगा, 1000 के बाद 10,000 का निकलेगा। अगर आप 10,000 का वर्ग, यानी कि अब यहाँ कितनी आ गई, 4 जीरो आ गई। तो अब हम बाहर 2 जीरो ले सकते हैं। हमेशा ही आधी जीरो बाहर की तरफ निकाली जाती है, जितनी कि उसके अंडर रूट के अंदर होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि शून्यों की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। अगर शून्यों की संख्या विषम है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। शून्यों की संख्या आपको विषम नहीं होनी चाहिए। शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, प्लस के अंदर, मतलब सम के अंदर होनी चाहिए। यानी कि या तो शून्यों की संख्या 2 है, या 4 होनी चाहिए, या 6 या 8, इस प्रकार से शून्यों की संख्या होनी चाहिए। अगर शून्यों की संख्या 1, 3, 5, 7 इसमें है तो फिर वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद में है दोस्तों, यदि किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद में हो तो वह भी पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी कि दशमलव आपका क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के अंदर विषम स्थान के बाद हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। विषम स्थान के बाद नहीं होना चाहिए, तो वह भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक विषम हो तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि लास्ट वाले दोनों अंक क्या होने चाहिए, विषम संख्या नहीं होने चाहिए, वो हमेशा सम संख्या ही होनी चाहिए। वो ऐसे है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा था, 1 की स्क्वायर किया 1 आया, 2 की 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81। तो आप, तो अंतिम दोनों अंक जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, विषम नहीं होने चाहिए। यानी कि तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अंतिम, कोई भी संख्या है उसके अंतिम यानी कि लास्ट के अंतिम आपके पास दो अंक, अंतिम दो अंक विषम हो, अंतिम दो अंक विषम हो, तो अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसा क्यों है दोस्तों, देखते हैं। अगर अंतिम दो अंक विषम हो तो आपकी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इन सभी संख्याएं हैं जितनी भी, इनके अंतिम के लास्ट दोनों अंक देखोगे, अंतिम के लास्ट वाले दोनों अंक देखोगे आप, यहाँ 81 है, 64 है, 49, 36। अगर अंतिम दोनों अंक इन सभी संख्याओं के वर्ग के बाद में देखोगे तो हमेशा ही आपको क्या करेंगे, दोनों अंक विषम नहीं मिलेगी। यानी कि कम से कम उसके अंदर या तो दोनों अंक सम होंगे, या फिर एक अंक सम होगा और दूसरा अंक विषम होगा, परंतु दोनों अंक विषम नहीं होंगे। यहाँ देखोगे 36 के अंदर 6 हमारा सम है और 3 हमारा विषम है। फिर 49 के अंदर देखोगे तो 9 हमारा विषम है, 4 हमारा सम है। 64 के अंदर दोनों ही सम है। 81 में 8 सम हो गया और एक हमारा विषम हो गया। यानी कि अंक देखने हैं, दोनों अंक क्या नहीं होने चाहिए, विषम नहीं होने चाहिए। या तो दोनों अंक सम हो, या फिर दोनों में से एक अंक क्या हो, एक अंक सम होना जरूरी है। या दोनों अंक सम हो, या दोनों में से एक अंक सम हो। अगर दोनों अंक विषम है तो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर क्या होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग होगी जब उसके अंत में 25 होगा, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अगर आप देखोगे, हमेशा ही 5 वाली संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो अंत में हमेशा 25 मिलेगा आपको। जैसे 5 वाली कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो 25 ही मिलेगा। जैसे 5 का करो तब भी 25 मिलेगा। अगर आप मान लो 15 का कर रहे हो तब आपके पास फिर भी 225, यानी कि अंत में 25 मिलेगा। अगर आप 25 का करोगे तो 625, फिर भी आपको 25 मिलेगा। अगर आप मान लो 75 का कर रहे हो स्क्वायर, तो 56 25, फिर भी आपको 25 मिलेगा अंत में। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं,
5 वाली संख्याएं जिनकी स्क्वायर करने के बाद में अंतिम अंक हमेशा 25 आता है। यानी कि यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो जब भी उसका पूर्ण वर्ग किया जाएगा तो उसके अंत में 25 होगा। अगर वह 5 वाली संख्या का वर्ग करने के बाद 25 नहीं आता तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके बाद में दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो हमारे बिजांक होते हैं वह 1, 4, 7 व 9 होंगे। वे क्या होंगे? बिजांक 1, 4, 7 व 9 होंगे। 1, 4, 7 व 9 होंगे। यानी कि जो भी संख्या होगी उसका बिजांक, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बिजांक हमारे पास क्या आएंगे? 1, 4, 7 व 9। इनमें से कोई ना कोई आपका एक बिजांक होगा। अब दोस्तों बिजांक के बारे में बात करते हैं कि बिजांक क्या चीज होती है। बिजांक बिजांक आपका हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा। इनमें से कोई ना कोई आपका एक बिजांक होगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जैसे कि देखो आप स्क्वायर कर रहे हो। बिजांक का क्या मतलब होता है? बिजांक दोस्तों यह होता है कि संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग आप जब तक करते रहेंगे तब तक उस संख्या के अंकों का योग जब तक कि एक अंक में नहीं आ जाए तो प्राप्त उस एक अंक को हम क्या कहते हैं? बिजांक कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे 25 है। 25 के अंदर 2 और 5 को अगर आप आपस में जोड़ोगे, ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 7। 2 और 5 को जब ऐड किया तो आपने कितना आया? 7 आया। तो ये 7 हमारा क्या हो गया? बिजांक। क्योंकि मैंने बताया आपको हमेशा बिजांक, पूर्ण वर्ग संख्या का जो बिजांक होगा वो 1, 4, 7 या 9 में से ही मिलेगा। जैसे आप 4 की स्क्वायर किया, कितना आया? 16। तो 16 के अंदर 6 और 1 को ऐड किया, कितना आया? 7। फिर से 7 आया। अब 8 और 1 को ऐड कर रहे हो, कितना आ रहा है? 9। तो 9 भी हमारा एक बिजांक है, ये रहा 9। इसके बाद में 6 और 4 को ऐड किया, 10 आया। अब 10 तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर देखोगे 10 में फिर दो अंक हैं, इसको आपस में ऐड किया 1 और 0 को, तो फिर क्या आया? 1। तो 1 भी हमारा क्या है? बिजांक है। इसके बाद में अगर 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 के अंदर फिर 3 और 1 4, कितना आया? 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? बिजांक है। 6 और 3 को ऐड करोगे, 9 आएगा। 9 भी हमारा बिजांक है। तो इस प्रकार से सभी संख्याएं, इस प्रकार से 9, 4, 1 या 7 जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनका अगर आप वर्ग करोगे, यानी कि उनकी स्क्वायर करोगे और उन अंकों को आपस में जोड़ोगे तो वो हमेशा ही 1, 4, 7 या 9 में से आपका आंसर आएगा। तो ये होता है बिजांक। यानी कि उसको वापस में आपस में संख्याओं को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो एक अंक में आती है संख्या कन्वर्ट होने के बाद, तो उस एक अंक को बिजांक कहा जाता है। यानी कि अब देखते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के बिजांक हमेशा 1, 4, 7 व 9 में से होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे कुछ नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं इसी चैप्टर के बारे में। कुछ पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें सीख रहे हैं, उसके बाद में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन भी आगे करेंगे। तो नेक्स्ट है, अगर दोस्तों किसी भी संख्या का आप मान लो वर्ग कर रहे हो, किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यानी कि उसकी स्क्वायर करने पर, अब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसमें जो अंकों की संख्या आती है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसमें जो अंकों की संख्या होती है, उसमें अंकों की संख्या आती है जो, तो अंकों की संख्या हमेशा आपके पास कितनी आएगी? या तो 2n आएगी, या तो क्या आएगी? 2n, 2n आएगी। और या फिर क्या आएगी? 2n-1। यानी कि या तो 2n होगी या फिर आपके पास कितनी हो जाएगी? 2n-1 होगी, 1 होगी। तो ये एक तरीके से रूल है दोस्तों, नियम है। किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करने के बाद में आपको जो उसमें अंकों की संख्या मिलेगी वह तो 2n मिलेगी या फिर 2n-1 मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर मान लो हम 15 की स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 15 का हम वर्ग कर रहे हैं, तो 15 की स्क्वायर होती है 225। इसमें अंक देखोगे आप 1 और 2, तो 2 अंक थे। अब 2 की आप 2 का 2 अंक थे यहाँ, कितने अंक थे? 2n। तो इसका n का मतलब यानी कि n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है।
तो आप 2 को 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 4। अब या तो 2n होगी संख्या, यानी कि अंकों की संख्या सीधी दुगुनी होगी या फिर दुगने से एक कम होगी। अगर आपको n समझ में नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार से है, तो आप एक छोटा सीधा डायरेक्ट मेथड देखिए। यहाँ अंक है हमारे 2, 15 के अंदर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 और 5, ये हमारे 2 अंक हो गए। अब या तो अंकों की संख्या वर्ग करने के बाद में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2n हो जाएगी। अगर यहाँ 2 अंक हैं तो इनकी स्क्वायर करने के बाद इधर 4 अंक आएंगे, तो यहाँ कितने आएंगे? 4 अंक आएंगे। या फिर क्या आएंगे? 2n-1, यानी कि 3 अंक आएंगे। या तो संख्या वर्ग करने के बाद में दोगुनी हो जाती है या फिर दोगुने से एक कम होती है। जैसे मान लो आप 99 के वर्ग कर रहे हो, तो 99 में भी 2 ही अंक हैं, लेकिन स्क्वायर करने के बाद में आपके पास 9801 यानी कि 4 अंक हो जाते हैं। यानी कि इधर 2 अंक हैं तो आंसर में 4 अंक आए, तो यानी कि 2n हो गए। और कई बार क्या होता है कि जैसे 25 है, 25 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो 625 आ रहा है। तो अब इधर 2 अंक हैं, स्क्वायर करने के बाद में 2n-1 अंक यहाँ, यहाँ आपको 2n-1 अंक प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ 2n यानी कि आपको दोगुने अंक प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 2 अंकों की स्क्वायर करने पर या तो आपको 4 अंक मिल रहे हैं या फिर 4 से एक कम, यानी कि 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये चीज होती है, या तो आपको हमेशा वर्ग करने के बाद दोगुने अंक प्राप्त होते हैं आंसर में, और या फिर क्या होता है कि दोगुने से एक कम अंक प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगर आपको मान लो कुछ अलग उल्टा निकालना हो, यानी कि आपको अगर संख्या का वर्ग करने के बाद में अंकों की संख्या, तो आपके पास आएगी 2n और 2n-1। अगर आपको वर्गमूल देकर वापस संख्या पूछी जाए, यदि मान लो आपको यदि संख्या का वर्गमूल दिया है आपको, यदि मान लो आपको संख्या का वर्गमूल दिया गया है, यदि ये संख्या का वर्गमूल देके वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, यदि संख्या का वर्गमूल वर्ग देकर, यानी कि उसकी स्क्वायर आपको बता दी जाए कि इसकी स्क्वायर इतनी है, यदि संख्या का आपको वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यदि संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी? हमारे पास या तो आएगी n/2, यानी कि सीधी हाफ हो जाएगी, और या फिर क्या आएगी? n+1/2, n+1/2 होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इस बात को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, यदि संख्या का वर्ग देकर आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, तो अंकों की संख्या हमेशा n/2 यानी कि आधी हो जाएगी, या फिर उसके अंदर एक जोड़ने के बाद आप उसको हाफ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ आपको एक वर्ग दिया गया हो, यानी कि आपको संख्या दी गई है 64, यानी कि 64। तो 64 आपके पास में क्या है? 64 क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। 64 हो गया 8 का वर्ग, यानी कि 8 की स्क्वायर 64। अब अंकों की संख्या आपके पास यहाँ वर्ग में कितनी है? आपको वर्ग दिया गया है, यानी कि स्क्वायर दी गई है 2। तो इसमें अंकों की संख्या देखोगे कितनी है? 2। लेकिन अगर आप वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी, यानी कि इसका अंडरूट करने के बाद 64 का अंडरूट किया, 8 आया वापस, तो इधर 2 अंक हैं और इधर हमारे 1 अंक आया, यानी कि अंक हमेशा आधे हो जाएंगे, यानी कि n/2 हो जाएंगे। इधर 2 अंक है तो इधर 2 का भाग देके आप देख सकते हो, हाफ करोगे उसका, आधा करोगे तो इधर 1 अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब कई बार क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 अंक प्राप्त होते हैं। जैसे कि 12 की स्क्वायर करो आप, तो 12 की स्क्वायर होगी 144। अब इधर आपके पास कितने अंक प्राप्त हुए? 3। और इधर आपके पास में 1 और 2, इधर 2 अंक हैं और इस साइड में 3 अंक प्राप्त हुए। अब 3 अंकों का हाफ तो आप करोगे तो डेढ़ हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। 3 का हाफ तो होता है 1.5, 1.5 तो अंक होते नहीं। इसलिए या तो आप उसको, अगर डायरेक्ट आधा हो रहा है तो आधा करो, नहीं हो रहा तो फिर उसमें एक जोड़ने के बाद हाफ करो उसका। इधर 3 है तो 3 है तो +1 करोगे और हाफ करोगे। 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, तो इधर अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि या तो आप उस अंकों की संख्या में सीधा हाफ कर दो, अगर हाफ हो रहा है पूरा पूरा दो,
अगर पूरा पूरा हाफ नहीं हो रहा तो उसमें एक जोड़ने के बाद उसको हाफ कर सकते हो, यानी कि उसको आधा कर सकते हो। यानी कि अगर वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो वो या तो n बटा दो होती है या n+1/2 होती है। लेकिन इसके उल्टा यदि आपको संख्या का वर्ग करने पे पूछे, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन और ये नीचे वाली जो लाइन है, दोनों जो मेथड है, दोनों रूल हैं, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऊपर वाले संख्या में के किसी भी संख्या का वर्ग देने के बाद वर्ग करने पर अंकों की संख्या पूछे, यानी कि वर्ग करने के बाद ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको 8 दिया गया, स्क्वायर करने के बाद में पूछ रहा है कि इस साइड में हमारे कितने अंक आएंगे। तो इधर एक अंक है तो या तो इधर दो अंक आएंगे या फिर इसका दोगुना, यानी कि इधर एक अंक का मान लो इधर दो अंक है तो दो अंक है तो इधर या तो चार आएंगे या फिर तीन आएंगे। अगर इधर मान लो चार अंक हैं, इधर मान लो चार अंक हैं, तो स्क्वायर करने के बाद में इधर कोई भी चार अंक है, चार की स्क्वायर नहीं है, मान लो यहाँ चार अंक दिए हुए हैं, एक दो तीन चार। इस साइड में अगर आप इसकी स्क्वायर करोगे तो या तो इधर क्या आएंगे, आपके पास में आठ अंक होंगे, चार की स्क्वायर है, या फिर आपके पास सात अंक होंगे, यानी कि या तो 2n होगा या 2n-1 होगा। और नीचे वाले में क्या है कि आपको इधर वाली साइड का चीज बता के इधर वाली अब चीज पूछ रहा है, यानी कि आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये थे दोस्तों दो इम्पोर्टेंट रूल जो अंकों की संख्या बताते हैं क्या है, यानी कि वर्गमूल में जब आप उसकी स्क्वायर करते हो तो आपके पास में अंक कितने आते हैं। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। देखने में लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता नहीं है अंकों का, लेकिन कई बार ये चीज़ें आपको बेसिक चैप्टर में हेल्प करेगी ये चीज़ देखने के लिए कि ये एक सही परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अंकों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे वर्गमूल निकालना कि हमारा वर्गमूल है जो वो किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर हम किसी भी संख्या का अगर हमको वर्गमूल निकालना है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल निकालना के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं। किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए दो तीन विधियां होती हैं, दो तीन मेथड होते हैं। तो वो मेथड होते क्या, कौन कौन से होते हैं, एक तो मेथड होता है हमारा गुणनखंड का, एक तो होती है गुणनखंड विधि। इसके अंदर गुणनखंड बना के उसके यानी कि फैक्टर करने के बाद में उसके आंसर निकाले जाते हैं। एक मेथड होता है वह होती है उसे बोलते हैं भाग विधि, या फिर उसे वर्गमूल विधि भी कह देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, हम भाग विधि लिख सकते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं इसको, वर्गमूल विधि भी बोलते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है वर्गमूल निकालने का वह होता है अनुमान विधि। अनुमान यानी कि गैस करने के बाद में, यानी कि आप गैस करके भी मान लगा के भी उसका आंसर वर्गमूल निकाल सकते हो डायरेक्ट कि इसका क्या वर्गमूल आएगा। तो इसके अनुमान विधि के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक से लेकर 10 तक की वर्ग संख्याओं के इकाई अंक पता होने चाहिए, तभी आप अनुमान विधि को लगा सकते हो। तो नॉर्मली 10 तक सभी संख्याओं के वर्ग सभी स्टूडेंट को ऑलरेडी, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं कि गुणनखंड विधि विधि जो है, जो हमारी पहली विधि, इसके अंदर किस प्रकार से आंसर निकाला जाता है। तो हमारी सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे किया जाता है। अगर अब मान लो हमारे पास यहाँ कोई संख्या आ जाए, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ यहाँ 225, 225। अब मैंने गुणनखंड विधि से मान लो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो वर्गमूल में हमेशा क्या किया जाता है दोस्तों, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, दो दो के जोड़े, यानी कि पाँच को अगर आप पाँच से गुणा किया 25 आया, 25 आने के बाद में आप 25 दिया 75, 75 को फिर 3 से गुना कर रहे हो तो 75 दिया कितने हो जाएंगे, 5 दिया 15, एक 7 दिया 21 और एक 22, 75 दिया 225। अब मैंने इस प्रकार से किया इसको कि इसके अंदर इसके फैक्टर बना लिए, यानी कि गुणा के अंदर संख्याएं, इसको किन किन संख्याओं से गुणा किया कि ये 225 आया। तो मैंने 5 से स्टार्ट किया, 5 को 5 से किया 25 आया, फिर 25 को मैंने 3 से किया 75, और 75 को फिर 3 से किया 225 आया। तो अब क्या है, ये तो छोटी संख्या थी तो आराम से हो जाता है।
वरना आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं कि 225 में आप सबसे पहले 5 का भाग दें। अब 5 का भाग यहाँ दोगे, 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 5 25, 45 आएगा। फिर आप इसके बाद में क्या करोगे, 5 से फिर भाग दोगे, तो 5 का 45 में भाग दोगे 9 बार, 9 5 से 45। फिर अब 9 में 5 का भाग नहीं जाता, 6 7 8 का नहीं जाता, आगे आप 3 का भाग दोगे, 3 तिया 9। फिर आगे 3 में 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3। तो ये आएगा आपका आंसर 5 5 3 3। इसको आप गुणा के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। गुणनखंड विधि में दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ जोड़े बनेंगे 3 और 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3 का जोड़ा बनेगा। अब प्रत्येक दो दो के जो अंकों के जोड़े बनते हैं उसमें से हमें एक एक अंक लेना होता है। यहाँ दोनों 5 में से एक 5 लेंगे, इन दोनों 3 में से एक 3 दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक जोड़े में से एक अंक निकाला जाता है। अब 5 को 3 से गुणा किया, कितना आया 15। तो आप 15 की स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, 225। तो ये हमारा जो 15 है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 225 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे, 225 का यानी कि 225 का अगर आप अंडरूट करते हो वर्गमूल, तो आपके पास आएगा 15। और 15 का वर्ग होता है 225, यानी कि 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225। अब इसके अंदर जितने भी, हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि हमेशा दो दो अंकों के क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जहाँ मैंने मान लो यहाँ 3600 लिखा। अब 3600 में आप 6 का भाग दे रहे हो, 6 गुणा 6 36। अब 100 के लिए आप 10 गुणा 10 कर सकते हो। तो ये क्या इतना 10 का 6 गुणा 6 36 होगा, और 100 के लिए फिर 10 गुणा 10। इन सभी को गुणा करोगे तो 36 आपका आएगा। और प्रत्येक दो दो अंकों के क्या है, जोड़े बनाएंगे। पर यानी कि दो दो संख्याओं के जोड़े बनाओगे और फिर दोनों अंकों में से एक अंक लोगे, इन दोनों 10 में से एक लिया, तो 10 गुणा 6 कितना हो गया, 60। तो 3600 का अंडरूट करोगे तो आपके पास में आएगा 60, यानी कि 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, और 60 का वर्ग आपका 3600 हो जाएगा। ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। इसके बाद में हम दूसरी जो हमारी विधि है दोस्त, सेकंड विधि, भाग विधि, इसके बारे में देखते हैं कि भाग विधि किस प्रकार से है। भाग विधि से हम कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। और इसके बाद में हम गैस विधि के बारे में बात करेंगे। तो जो भाग विधि है, जैसे मान लो हमारे पास, हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक बार छोटी संख्या लेके देखते हैं, जैसे 144। हम मान लो 144 का हमको क्या करना है, भाग विधि से हल करना है। अब करना ये होता है इसके अंदर कि जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको जितनी जो संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उसके अंदर आप पहले दो दो के जोड़े बनाओगे दाईं तरफ से। हमेशा जोड़े किस तरफ से बनाने हैं, दाईं तरफ से। दाईं तरफ से जोड़े, दाईं तरफ से आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, यानी कि राइट साइड से आप जोड़े बनाओगे। तो राइट साइड से जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बनेंगे उसके बाद जो अंक बचेगा उसको एक अकेला छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक जोड़ा बनाओ और एक अंक हमारा अकेला रह गया। इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ एक अंक लिखना होता है। तो वो अंक क्या लिखना है, सबसे पहले एक है यहाँ पे, तो एक के अंदर किस संख्या का भाग दोगे, यानी कि एक ऐसी वर्गमूल संख्या ढूंढनी है। अब एक के अंदर एक का भाग ही जाएगा, इसके अलावा दो का अगर वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4। 3 का वर्ग 9, तो वो सारे ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ एक है तो इसलिए एक लिखेंगे, और जो उसके अंदर भाग जा रहा है यानी कि एक गुणा एक हो रहा है, तो उसके अंदर ऊपर हमारा एक आएगा। और अब क्या करेंगे, नीचे इसी एक सेम एक को लिखते हैं, और इसको ऐड करने के बाद में नीचे लिखते हैं। एक और एक को जोड़ोगे कितना आएगा, 2। एक में एक का भाग दिया, एक आया, और ये आ जाएगा, एक में से एक माइनस होगा, 0। अब ऊपर से संख्या हमेशा क्या आएगी, जोड़े में नीचे की तरफ लिखी जाएगी, यानी कि ऊपर से पूरा जोड़ा नीचे की तरफ उतारा जाता है, और इस एक में से एक को माइनस किया जाता है। जैसे कि हम भाग के अंदर भाग देते हैं तो माइनस करते हैं, उसी प्रकार से एक में एक को भाग दिया, 0 आया। ऊपर से हमेशा क्या करेंगे, पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे।
और इधर जो भी अंक आएगा वो अंक सेम अंक से गुणा करने के बाद ऊपर लिखा जाता है। जो यहाँ अंक लिखते हैं इसके साथ वही अंक ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये हमारा उत्तर वाला भाग होता है, यानी कि ये हमारा आंसर वाला पार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यह करना होता है इसके आगे की प्रोसेस कि 2 के बाद आपको यहाँ एक अंक लिखना है कोई भी, और ध्यान रखना है कि जो अंक यहाँ लिखोगे उसी अंक से आप गुणा करोगे। यानी कि यहाँ अगर आप 1 लिखते हो तो फिर 21 हो जाएगा, और 21 को 1 से गुणा करोगे। अगर यहाँ 2 लिखा, मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ 2, तो ये हो गए 22। अब 22 को क्या करना है, 2 से ही गुणा करना है। जो अंक यहाँ लिखोगे उसी अंक से सेम गुणा किया जाता है। अब 22 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 44। तो 22 दूनी 44, जो अंक यहाँ लिखा गया है वही अंक ऊपर उत्तर में लिखा जाएगा। तो 22 को आप 2 से गुणा कर रहे हो तो ये आ रहा है आपके पास में 44, और 44 में से 44 जाएंगे तो ये आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी कि 0। ऊपर से कोई संख्या यहाँ नहीं बची, यानी कि पूरा पूरा ये सॉल्व हो गया, और उत्तर हमारा कितना आया, ऊपर 12। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये होती है भाग विधि, यानी कि 144 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, तो वो इस प्रकार से निकाला जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 12। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि भाग विधि थोड़ा सा अलग प्रकार का मेथड है। कुछ स्टूडेंट को जल्दी से समझ में नहीं आते कि ये किस प्रकार से पूरा प्रोसेस किया है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं भाग विधि का। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, मान लो 132/5, यानी कि 132/25। इस प्रकार से आप लाइन लगा के लिख सकते हैं इसको। अब दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे। तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, और वो मैंने बताया कि जोड़े हमेशा दाई तरफ से बनाने हैं, यानी कि राइट साइड से बनाने हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 132/25 का, और जोड़े बनाने हैं राइट साइड से। तो ये राइट साइड ये रही हमारी, यहाँ से दो दो के जोड़े बनेंगे। 25 हुआ, एक जोड़ा बनेगा 32 का, और एक अंक हमारा अकेला रह जाएगा। इसके बाद में क्या करोगे, सबसे पहले जो इधर से अंक होगा उसके अंदर यहाँ कुछ अंक लिखेंगे, जिससे कि वो संख्या डिवाइड करेंगे। अब यहाँ एक लिखोगे तो एक की स्क्वायर होती है एक, तो एक अंक है। इसके बाद में जो भी अंक यहाँ बचता है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो पहला अंक है किसके अंक की स्क्वायर के वो बिल्कुल या तो एक एग्जैक्ट पूरा पूरा हो, उसके बराबर हो, या उससे कम होना चाहिए, यानी कि हमेशा छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए इस संख्या का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का करोगे तो 4 हो जाएगा, वो एक से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक का हम स्क्वायर करें तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर करें तो ऊपर एक लिखेंगे आंसर में, और यहाँ एक का स्क्वायर करने के बाद में इस एक को नीचे की तरफ इसके नीचे ही एक सेम लिखेंगे, और फिर एक लाइन लगा देंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस एक में से एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। एक में एक ऐड किया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऊपर से हमेशा जोड़ा उतारेंगे। अब एक में एक का भाग दिया, ये तो एक आके 0 हो गया, खत्म हो गया। यानी कि एक एक कम एक आएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा 0। ऊपर में से 32 जोड़ा है, उसको एक जोड़ा ऊपर से उतारा, तो यहाँ हो गया 32। अब 2 के आगे आप एक ऐसा अंक लगाओ और उसी अंक से वापस गुणा करें तो वो 32 के अराउंड रहे, 32 के लगभग बराबर या उसके नीचे रहे। यहाँ 2 के बाद मान लो हम 2 लगा दिया, और यहाँ कितना हो गया, 22। अब 22 जितना अंक यहाँ लगाओगे उसी अंक से सेम गुणा करना पड़ेगा। तो 22 को 2 से करोगे, 22 दूना 44, 44 क्या हो गया, 32 से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, अब 2 ना लगा के यहाँ एक लगाएंगे। अब मैंने एक अंक लगाया, तो एक को एक से गुणा किया, यानी कि अभी पूरा एक लगाने के बाद कितना हुआ, 21। 21 को एक से गुणा करेंगे, तो 21 को आप एक से गुणा कर रहे हो तो ये आएगा 21 से कम 21। तो एक से गुणा कर रहे हो ना, तो एक ही ऊपर, यानी कि जो अंक यहाँ नीचे लगाया जाता है वही अंक ऊपर उत्तर में लिखा जाता है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 32 में से 21 जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ 11, और ऊपर से जोड़ा उतारोगे 25 का तो ये हो जाएगा 1125। ये संख्या इसमें से हमेशा क्या होती है, माइनस, और बाहर वाली संख्या प्लस। 21 और एक कितने हो जाएंगे, 22। ये 22 हुआ, इधर 1125, ऊपर एक लगेगा। जो अंक नया लगाया जाता है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें जो ये 1125 है, यहाँ है 22, 22 के आगे कोई यहाँ एक अंक लगाएंगे और उसी अंक से गुणा करेंगे।
यानी कि यहाँ कोई एक अंक लगाने के बाद उसी अंक से गुणा करें कि 1125, या तो 1125 आ जाए या वह 1125 से छोटी संख्या आ जाए। तो यहाँ हम मान लो लगाते हैं 5 को। 5 को मैंने ऐसे इसलिए लगाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखोगे कि 25 है, तो मैंने आपको इसी में बताया था कि वर्गमूल जब भी वर्ग करते हैं तो कोई भी संख्या अगर आगे जो लगाई जाती है उसको उसी संख्या से गुणा करोगे, आप 5 लगाओगे तभी 25 आएगा, इसलिए मैंने 5 लगाया। अब मैंने क्या किया, 5 5 लगाया तो उसी सेम 5 नीचे लिखना होता है। अब 225 को अगर आप 5 से यहाँ गुणा करोगे तो वो आएगा 1125, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी आपकी कट जाएगी, यानी कि 1125 में से 1125 माइनस हो जाएंगे और जो नया अंक लगाया है 5 वह ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 115। इस प्रकार से हम भाग विधि में हल भाग विधि को करते हैं। अब आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी अंक जो सभी जोड़े थे वो हमने नीचे की तरफ लिख लिए और आंसर आया हमारा 115। तो 132 25 का अगर आप अंडरूट करोगे, यानी कि वर्गमूल निकालोगे इसका, तो ये आएगा आपके पास 115। तो ये होती है दोस्तों भाग विधि। भाग विधि से इस प्रकार से हम जो वर्गमूल निकालते हैं। और इससे पहले मैंने बताई आपको गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के अंदर आपको इस प्रकार से दो दो के जोड़े बनाने हैं और प्रत्येक दो दो के जोड़े में से एक एक जोड़ा लेना है। अब दोस्तों जो हमारी तीसरी विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि के बाद अनुमान विधि है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अनुमान विधि से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों जो अनुमान विधि है इसको हम बोलते हैं गैस मेथड। यानी कि एक अनुमान लगाते हैं हम कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो अनुमान लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि आपको 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर पता होनी चाहिए। 1 से लेके 10 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग पता होने चाहिए आपको। अगर आपको मान लो 1 से लेके 10 तक के वर्ग पता है, स्क्वायर पता है, तभी आप अनुमान विधि के अंदर अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि अंतिम अंक अगर आपको पता होगा, किसी भी अंक 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होगा, तो आपको अंतिम अंक भी पता होगा, और अंतिम अंक पता होगा तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप 1 व 9 का वर्ग करोगे, 1 व 9 का वर्ग, तो हमेशा आंसर आपके पास 1 आएगा। क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होगा और 81 का अंतिम अंक क्या है, 1 आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 2 व 7, 2 व 2 व 8, 2 व 8 का अगर आप वर्ग करते हो तो आपके पास में अंतिम अंक आता है 4। यानी कि 2 की स्क्वायर 4 आएगी, 8 की करोगे 64, 64 का भी अंतिम अंक 4 होता है। इसके बाद में 3 व 7, 3 व 7, अब 3 की स्क्वायर करोगे कितनी आएगी, 9। 7 की स्क्वायर करोगे कितनी आएगी, वर्ग करोगे 49, यानी कि 49। तो अंतिम अंक आपका क्या आएगा, 9। इसी प्रकार से 4 व 6, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16, यानी कि 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36, यानी कि 6 आ जाएगा। तो अंतिम अंक 4 व 6 का स्क्वायर करने के बाद में 6 आएगा। और 10 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 0 आएगा। यानी कि 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 का अंतिम अंक 0। इस प्रकार से ये जो अंक होते हैं इनकी स्क्वायर की जाती है, तो जो उत्तर के अंदर जो अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि आंसर के अंदर जो आपको अंक मिलेंगे वो ये होंगे 1, 4, 9, 6 और 0। यानी कि इसमें से कोई ना कोई आपका आंसर आने वाला है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो उसके अंतिम अंक इनमें से कोई ना कोई एक होगा। जैसे दोस्तों मान लो हमें 156 25, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम अंक को देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक है 5। तो 5 जो होता है वो यहाँ मैं लिखना भूल गया, यानी कि 5 की जब स्क्वायर की जाती है तो 5 ही हमारा आता है। यानी कि जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो उसका इकाई अंक हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं,
सबसे पहले अंतिम अंक को देखेंगे, फिर दहाई वाले अंक को हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं देखा जाता। 156, 25, अंतिम अंक हमारा है 5, इसका जो अंतिम अंक क्या आएगा, 5 का 5 आएगा। यानी कि उत्तर अंक अगर आपका 5 है तो क्वेश्चन में यानी कि इसका वर्गमूल वर्ग करने पे इधर वाली संख्या ये कितनी आ रही है, 5 आ रही है यहाँ पे। अब दहाई के अंक को हम छोड़ देते हैं, यानी कि दहाई का अंक नहीं लेते। तो दहाई के अंक को हम छोड़ने के बाद में जो बचे हुए अंक होते हैं उन सभी को लेते हैं। तो बचे हुए अंक है हमारे पास 156। तो 156 हम देखेंगे कि किसकी स्क्वायर 156 के नजदीक है। अगर आप 12 की स्क्वायर करोगे तो वो आएगी 144, 13 की स्क्वायर करोगे वो आएगी 169। अब देखोगे 156 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 144 के नजदीक है 156। तो जिसके इन दोनों में से जो ज्यादातर क्या होता है कि जो छोटा वर्ग होता है, यानी कि या तो उसके बराबर उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके उससे छोटी होनी चाहिए, या उसके बिल्कुल नजदीक होनी चाहिए। क्योंकि हम ये गैस लगाना होता है, एक अनुमान लगाना होता है। तो इस दोनों में से जो छोटी संख्या है वो 12 और 13 में से कौन सी छोटी है, तो आपके पास 12 13 में से छोटी है 12, तो 12 आप यहाँ लिखोगे। तो ये हो जाएगी 125 की स्क्वायर, यानी कि 156 25 है, ये हो जाएगी 125 का वर्ग, यानी कि 125 की स्क्वायर। इस प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो हमको निकालना है 7056, 7056, इसका हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं अंडर कि 7056 का कितना होगा। तो हमारा मेथड वही होगा, सबसे पहले इकाई अंक देख लिए 6 है, तो 6 का जो क्वेश्चन में 4 या 6, यानी कि अगर उत्तर अंक 6 है तो वर्ग मतलब उस संख्या में या तो अंतिम अंक 4 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा। तो 6 की हमारे पास दो अंक आ रहे हैं, या तो 4 या 6, यानी कि आंसर में या तो अंतिम अंक 4 आएगा या 6 आएगा। दहाई अंक को हम छोड़ देते हैं। अब जो यहाँ पे हमारा जो अंक रह गया, यहाँ रह बच गया 70। तो जो 70 है ये किस स्क्वायर के नजदीक है, यानी कि आप 8 की स्क्वायर करोगे 64 आएगा, और 9 की स्क्वायर आपकी 81 हो जाएगी। 8 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 64, 9 की हो जाएगी 81। तो 70 है ये 64 के नजदीक है या 81 के, तो ये 64 के नजदीक है, यानी कि यहाँ 8 के नजदीक है। तो इधर सामने वाला अंक 8 के 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 84, यानी कि 84। इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 3249, 3249। अगर हमें इसका वर्ग निकालना है कि ये सॉरी इसका वर्गमूल निकालना है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। सबसे पहले अंतिम अंक 9 है, तो 9 का हम देखते हैं कि या तो आंसर पे 3 आएगा या क्या आएगा, 7 आएगा। तो या तो इस 9 का 3 आएगा आंसर, या अंतिम अंक 7 होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दहाई का अंक हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते, और जो बचे हुए अंक होते हैं उनको हम लेते हैं। अब यहाँ बचे हुए अंक है हमारे पास 32। अब आप 5 की स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 25। और अगर आप 6 की स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास 36। अब आप देखोगे कि 5 की स्क्वायर 25 है और 6 की स्क्वायर 36 है, तो ये 32 है वो 25 के नजदीक है या 36 के। तो इन दोनों में से ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये संख्या तो है 36 के नजदीक, क्योंकि यहाँ 36 और 32 में 4 का फर्क है, लेकिन 25 और 32 में 7 का फर्क है। नजदीक तो इसके है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस दोनों में से ज्यादातर कई बार छोटा अंक लेना होता है। तो 6 वाले और इस 5 वाले में से छोटा अंक 5 हो जाएगा हमारा, तो हम 5 को हम छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ 5 आएगा और इधर आएगा 7, तो हमारा हो जाएगा 57, यानी कि 57। तो यहाँ अंतिम अंक हमारा 7 होगा, क्योंकि 32 है वो बड़ी संख्या 36 के ज्यादा नजदीक है। तो इकाई अंक हमने 7 लिया। तो इकाई अंक जो जिसके ज्यादा नजदीक होता है, इकाई अंक हमेशा वही लिया जाता है, और इन दोनों में से छोटी संख्या जो होती है वह ली जाती है। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे 32 और 36 में से इसमें 25 में जो 32 है वह 25 और 36 में से किसके ज्यादा नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है। इसलिए इसके सामने वाला अंक यानी कि 7 को हमने यहाँ लिया।
जिसके हमेशा ज़्यादा नज़दीक होगा, जहाँ यहाँ पे देखो कि 70 है वो 64 और 81। तो 70 किसके ज़्यादा नज़दीक है? यदि 64 के नज़दीक है तो इकाई अंक हम 4 लेंगे, और यदि 81 के नज़दीक है तो इकाई अंक हम 6 लेंगे। तो ये 70 है वो 64 के नज़दीक है, इसलिए हमने इकाई अंक यहाँ 4 को लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसके ज़्यादा नज़दीक होता है उसके सामने वाला अंक लिया जाता है। और इन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है, यानी कि 25 और 36 में से छोटी संख्या है 25, तो 25 के साथ है 5, तो 5 को हम यहाँ लिखते हैं। आगे इसी इन दोनों में से अगर छोटी संख्या देखोगे तो 64, 64 का हमने क्या लिखा? 8 लिखा यहाँ पे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। ये होती है हमारी अनुमान विधि, यानी कि गैस मेथड। आपको एक अनुमान लगाना है कि अनुमान लगा के, एक अंदाजा लगा के आप एक गैस करके आंसर निकालते हैं। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में हमने जो वर्गमूल है, वर्ग संख्या है, उसके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम घन संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि घन संख्या क्या होती है, यह हमारा क्यूब रूट क्या होता है, और किस प्रकार से क्यूब रूट निकालने की मेथड देखेंगे, किस प्रकार से क्यूब रूट को निकाला जाता है। तो क्यूब रूट के अंदर भी एक अनुमान विधि होती है, हम गैस करके क्यूब रूट निकालते हैं, और गुणनखंड करके भी हम क्यूब रूट निकालते हैं। और घन संख्या और घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। वर्गमूल और घनमूल के किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को किस प्रकार से आगे हल किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आगे इसी प्रकार से और हम कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। इसी प्रकार से आगे और क्लासें आपको मैथ की अच्छी अच्छी क्लासें देखने को मिलेंगी। और मैथ के हम काफ़ी सारे चैप्टर हैं, आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैथ की प्लेलिस्ट में पूरी जो हमारी पहले की क्लासें हैं, 17-18 क्लासें जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो सारी मिलेंगी। और आप अगर मैथ को शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहली क्लास से लगाइए। आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास सभी क्लासें लगाइए, ताकि आपका पूरा ओवरऑल मैथ अच्छे से मैथ पे पकड़ बन सके। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आपको नई वीडियो मिलेगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।